दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम गुजरात के एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की आप बीती सुनेंगे जिनका सामना रेगिस्तान के पुराने कब्रिस्तान में एक जिन से हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को विशाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2014 की बात है, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर के हैसियत से काम करता था और इसी के वजह से गुजरात और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में मेरा आना जाना लगा रहता था। पेशे के वजह से लंबे सफ़र और अजनबी रास्ते मेरे लिए रोज़मर्रा की बात थी। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मेरा सोच बदल कर रख दिया। उस रात मैं कांडला पोर्ट से माल लेकर राजस्थान की ओर जा रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ की एक फैक्ट्री तक सामान पहुँचाना था। सफ़र लंबा था और रात का वक्त होने के कारण मैं जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता था। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच से गुजरने वाला वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। उस समय रात के करीब 11 बज चुके थे। आसमान में चांदनी फैली हुई थी, लेकिन रेत का अंतहीन फैलाव अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरे ट्रक की हेडलाइट दूर तक रोशनी फेंक रही थी, लेकिन उसके आगे सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रक की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और रेडियो पर एक पुराने गाने का धुन बज रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नहीं था। ट्रक की गड़गड़ाहट के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसी बीच लगभग 11:30 बजे के करीब मेरी नज़र सड़क के किनारे कुछ दूरी पर जलती हुई आग के लपटों पर पड़ी, जिसे देखकर मुझे पहले लगा कि शायद वो कोई यात्री या चरवाहा होगा जिसने ठंड से बचने के लिए वो आग जलाई होगी। और वैसे भी रेगिस्तान के रास्तों पर ऐसे छोटे मोटे कैंप का दिखना मेरे लिए आम बात था। खैर, उसी बीच मुझे थोड़ी देर रुकने का मन हुआ, इसलिए मैंने ट्रक को किनारे लगाया और पानी पीने के बहाने नीचे उतरा। उसी दौरान उस आग की ओर देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके पास जाकर थोड़ा हालचाल पूछ लूं, क्योंकि मेरे काम के लाइन में ज़्यादातर वक्त मुझे अकेले ही बिताना पड़ता था। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कदम बढ़ाए, एक अजीब सी घबराहट मेरे अंदर भरने लगी। जब मैं उस आग के करीब पहुंचा तो आग के पास कोई इंसान नहीं था। वहाँ सिर्फ आग जल रही थी। यहाँ तक कि वहाँ इस चीज़ का निशान भी नहीं था कि उस आग को किसने जलाया है। कोई बर्तन, लकड़ी या राख का ढेर भी वहाँ नहीं था। ये आग बिल्कुल साफ और चमकीली लग रही थी, जैसे हवा का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था, जबकि रेत पर मेरे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन आग के आसपास किसी और के निशान नहीं थे। उसी बीच एक तेज हवा का झोंका आया और आग अचानक से कुछ ज़्यादा ही भड़क उठी। उसी के साथ मुझे एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू महसूस हुई। वो गंध इतनी तेज थी कि मैंने अपनी नाक को हाथ से ढक लिया था। पर यह बदबू आखिर आ कहाँ से रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इन सब के बाद अचानक मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं क्यों, मगर मन में इस चीज़ को लेकर बेचैनी होने लगी थी कि कुछ तो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं तेजी से ट्रक की ओर वापस लौट आया और तुरंत इंजन चालू कर दिया। अब मेरा ध्यान सिर्फ वहाँ से जल्दी से निकलने पर था। लेकिन मुश्किलें तो अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, मैंने महसूस किया कि ट्रक पहले से थोड़ा भारी है। हालांकि मैंने इसे अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि रेत की वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन कुछ मिनट बाद
मेरी नज़र फिर से सड़क पर पड़ी, जहाँ पर फिर से वही आग जल रही थी, लेकिन इस बार ये सड़क के काफ़ी करीब था। पर वहाँ पर भी ऐसा कोई नहीं था जिसने उस आग को जलाया हो। इसीलिए मैं मन ही मन थोड़ा घबराने लगा था और ये सोचकर ट्रक को तेज चला रहा था कि मैं जितने जल्दी इस इलाके से बाहर निकलूंगा उतना ही अच्छा होगा। पर तभी मुझे इंजन के गड़गड़ाहट के बीच हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पास खड़ा होकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ हवा की आवाज़ है। लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगी थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब आकर बोल रहा हो। हालांकि वो भाषा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसलिए मैंने जल्दी से खिड़कियां बंद कर ली और पूरा ध्यान सड़क पर लगाने की कोशिश की। लेकिन मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी मेरी नज़र ट्रक के रियरव्यू मिरर पर पड़ी, जिसमें मुझे पीछे के अंधेरे में एक परछाई सी दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए उस रियरव्यू मिरर को देखते ही एक ठंडी सिरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, क्योंकि मिरर में जो दिखा वो किसी इंसान का परछाई नहीं था। ये कुछ और था, एक लंबी और काली आकृति जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल दिख रही थी। और उसी को अपने पास आता देखकर स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांपने लगे थे। पर उस परछाई से पीछा छुड़ाना है ये सोचकर मैंने तुरंत स्पीड बढ़ा दी। उस समय ट्रक की रफ्तार 80-90 के पार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति उतनी ही तेजी से मेरा पीछा कर रही है। ये सब मेरी कल्पना है, ये मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन मुझे पता था कि जो मैं देख रहा हूँ वो कोई भ्रम नहीं है। कुछ देर बाद जब मैंने शीशे में दोबारा देखा तब वो आकृति गायब हो चुकी थी। अगर मैं सच कहूँ तो ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अचानक से बाहर का हवा गर्म होने के बावजूद भी कैबिन के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा था। मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे। उसी बीच मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि उन सब से मेरा ध्यान भटक सके, लेकिन रेडियो से केवल अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। ये क्या हो रहा है, मैंने खुद से कहा और रेडियो बंद कर दिया। तभी मुझे सड़क पर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत दिखाई दी। वो ठीक मेरे ट्रक के सामने सर झुकाए हेडलाइट के बीच में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। उस औरत को देख मैंने ट्रक की गति धीमी की, लेकिन पूरी तरह से रुकने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थी, जैसे उनमें कोई पुतलियाँ ही नहीं थी, और उसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे। लेकिन उसकी उपस्थिति ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। इसलिए मैंने ट्रक को एक झटके में मोड़ दिया और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे मैंने सड़क को छोड़ा, ट्रक का एक टायर रेत में फंस गया। हालांकि मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं ट्रक को हिलाने में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए मैं घबराते हुए ट्रक से नीचे उतरकर ये देखने गया कि ट्रक कहाँ फंसा है। पर जैसे ही मैं ट्रक के पीछे गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे गर्दन के पास खड़ा है, क्योंकि ठंडी सांसों की लहर मेरी पीठ से होकर गुजर रही थी। मैं झटके से पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र फिर सड़क के उस तरफ पड़ी, जहाँ वो औरत अब भी धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी और असामान्य थी, जैसे वो जमीन पर तैर रही हो। इसलिए मैंने बिना समय गंवाए ट्रक के कैबिन में कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम होने की वजह से खुलने का नाम नहीं ले रहा था। पर आखिर में जब मैंने पूरा ताकत लगाया
और दरवाजा किसी तरह से खुला। अंदर जाकर मैंने खुद को बंद कर लिया, लेकिन बाहर से वही धीमी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बुदबुदा रहे हो। मुझे उनकी भाषा अब भी समझ नहीं आ रही थी। ट्रक की खिड़की से झांक कर देखा तो वो औरत ट्रक के पास पहुंच चुकी थी। उसके होठ नहीं हिल रहे थे, लेकिन आवाज उसके पास से ही आ रही थी। और फिर वो एकदम ट्रक के बोनट के पास खड़ी होकर मुझे घूर रही थी, और उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी, और उसके चेहरे की त्वचा इतनी पतली थी कि हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उससे डरकर मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं चाबी घुमाता ट्रक अजीब तरीके से झटका खाकर बंद हो जाता। इस मुसीबत की घड़ी में मैं भगवान का नाम बेसाख्ता ले रहा था। तभी अचानक रेत और हवा के झोंके के बीच वो औरत कहीं गायब हो गई। एक पल पहले तो वो ट्रक के सामने खड़ी थी और अब उसका नामो निशान नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं राहत की सांस ले पाता, ट्रक के ऊपर से जोर की धाड़ की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज ट्रक की छत पर कूद गई हो। ट्रक पूरी तरह से हिलने लगा था और मैं अंदर बैठा कांप रहा था। छत पर कुछ बड़े बड़े पंजों के निशान भी दिखाई देने लगे थे, जैसे कोई जानवर वहां घूम रहा हो। तभी छत पर से मुझे उसकी एक झलक दिखी। वो वही आकृति थी, लंबी काली, और उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी लाल। वो अब ट्रक की खिड़की की ओर झुक रही थी। इस भयानक मंजर को देखने के बाद मेरे शरीर से मानो रूह निकल गई थी। कुछ समय के लिए तो मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, पर जब मुझे सही से होश आया, मैंने ट्रक का इंजन फिर से चालू किया और पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रेत से बाहर निकालने की कोशिश की। मुझे पता नहीं कितनी बार, लेकिन जब तक ट्रक उस रेत से बाहर नहीं निकली, तब तक मैं ट्रक को उस रेतीले गड्ढे से निकालने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और उस जगह से जितना जल्दी हो सके निकल गया। हालांकि मुझे अब भी ये सुनाई दे रहा था कि कोई ट्रक के छत पर है, पर मैंने किसी भी हाल में ट्रक को नहीं रोका। उस समय मैं पसीने से लथपथ भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। फिर ऐसे कुछ घंटे बाद जब मैं आखिरकार हाईवे के पास पहुंचा, तो मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि ट्रक के छत पर जो कोई भी था वो अब वहां नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में उस घटना की यादें बार बार घूम रही थी। अगले दिन मैंने ये बात अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया, और उनमें से एक ने कहा कि वो जगह असल में एक पुराने कब्रिस्तान के पास है, जो कि रेत के नीचे कई सालों पहले दफन हो चुका था। ये घटना मेरे लिए सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, ये मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि हमारी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान और तर्क से परे है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस ट्रक के छत पर बने निशान और उस औरत की आंखें मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गई है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये साल 2007 की बात है। उस दौरान मैं अपने परिवार के साथ गांव में ही रहा करता था, पर उस गर्मी के मौसम में हमारे साथ जो हुआ उसने हम सभी के मन में एक डर भर दिया। एक ऐसा डर जिसे हम आज भी महसूस करते हैं। हमारा परिवार काफी बड़ा हुआ करता था, जिसमें चाचा, ताऊ, उनके बच्चे, दादी और हम सभी एक ही छत के नीचे रहते थे। पर एक दिन मेरे चाचा जी अचानक से अजीब बर्ताव करने लगे। हालांकि शुरुआत में हमने इसे हल्के में लिया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के अंदर उनका व्यवहार और भी ज्यादा बदल गया।
वो घंटों तक अकेले बैठकर ऐसे बड़बड़ाते थे जैसे वो किसी से बात कर रहे हो। उनकी दोनों आंखें वो अजीब तरीके से बुझी रहती थी और उनका चेहरा वो थका हुआ दिखता था। जो इंसान पहले इतने गर्मजोशी से भरा और खुश मिजाज था, वो अचानक चिड़चिड़ा और अजनबी सा लगने लगा था। उन्होंने घर का खाना खाना तक बंद कर दिया था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि खाने में जहर मिला है। फिर ये सब बात और भी गंभीर हो गई। कभी कभी वो हिंसक हो जाते तो कभी कभी उनकी आवाज बदलकर इतनी गहरी हो जाती कि उसको सुनकर ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी इंसान की आवाज है। मेरे साथ मेरे परिवार के लोगों ने कई बार चाचा जी को रात में अकेले बातें करते हुए सुना था, जिसमें कभी कभी वो शांत रहते तो कभी इतने गुस्सा हो जाते कि वो अपने कमरे में तोड़फोड़ करने लगते। इन सभी चीजों को देखकर हम सभी चाचा जी को लेकर चिंता में पड़ गए थे। लेकिन एक शाम हालत बेकाबू हो गया। जो चाचा जी ऊंचाई से डरते थे, वो अचानक गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के। जब उन्हें नीचे उतारकर उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि पेड़ के ऊपर वो नहीं थे बल्कि कोई और था। ये सब देखकर मेरे घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और क्यों। इसलिए डर और असमंजस में डूबे परिवार ने आखिरकार एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। वो तांत्रिक टूने टोटके और काला जादू जैसी चीजों में माहिर था। जब वो तांत्रिक हमारे घर आए तब रात हो चुकी थी। उनके पास एक थैला था जिसमें राख, नींबू, लाल धागे और त्रिशूल जैसे कई सामान थे। उनके निर्देशों के अनुसार चाचा जी को उस कमरे में बंद कर दिया गया जहां पूरी रात अनुष्ठान होने वाला था, क्योंकि चाचा जी को देखकर उस तांत्रिक ने यह बताया था कि वो किसी बुरी शक्ति के वश में है। जब उस अनुष्ठान को शुरू किया गया तब हम सभी उस कमरे के बाहर थे, क्योंकि उस तांत्रिक ने हमें कमरे के बाहर रहने के लिए कहा था। जिसके बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते गए वहां का माहौल और भी भारी होने लगा। और उसके ऊपर चाचा जी की हालत को देखकर हम सभी ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उस कमरे से कभी चीखने और चिल्लाने की आवाज आती तो कभी एक डरावनी हंसी, जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। पर उस तांत्रिक ने उस हंसी को सुनकर कमरे के चारों ओर पवित्र राख को छिड़का और मंत्र उच्चारण जारी रखा, क्योंकि जिस बुरी शक्ति ने चाचा जी को वश में रखा था वो हंसते हुए हमें ये जताने की कोशिश कर रहा था कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही तकरीबन आधे घंटे के बाद चाचा जी ने इतनी जोर की चीख मारी कि घर के हर कोने में उनकी आवाज गूंजने लगी और उनको जिस रस्सी से बांधकर रखा गया था वो उसको इस तरह से खींच रहे थे जैसे वो कोई जानवर हो, क्योंकि उनकी शारीरिक शक्ति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमारे चाचा जी हैं। इसीलिए उस तांत्रिक ने तुरंत एक कपूर जलाया और उसे चाचा जी के चेहरे के पास लेकर फिर से एक मंत्र उच्चारण करने लगे, जिसके कुछ ही देर के बाद अचानक चाचा जी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उनकी हंसी और चीख अब एक भयानक मिश्रण में बदल चुकी थी, जिसे देखकर उस तांत्रिक ने कहा कि वो बुरी शक्ति उनका मजाक उड़ा रही है। इसलिए उस तांत्रिक ने उसी क्षण अंतिम मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया और उनके ऐसा करते ही चाचा जी का कांपता हुआ शरीर अचानक शांत हो गया और फिर वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। हालांकि उस तांत्रिक ने हमें यह बताया कि वो बुरी शक्ति चाचा जी को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उन्होंने ये चेतावनी दी कि उन्हें इसके बावजूद भी नियमित रूप से एक अनुष्ठान करवाना होगा ताकि वो बुरी शक्ति फिर से वापस ना आए। खैर, इन सब के बाद चाचा जी धीरे धीरे अपने सामान्य जिंदगी में लौटने लगे, लेकिन जब भी उनसे उन दिनों के बारे में पूछा जाता तो ये कहते कि उन्हें कुछ याद नहीं है। पर उन घटनाओं से पहले उन्हें इतना याद था कि उन्हें अचानक से हर जगह एक साया दिखने लगा था, एक ऐसा साया जो उनका पीछा नहीं छोड़ती थी।
पर एक दोपहर उस साय को अपने एकदम सामने देखने के बाद से उन्हें कुछ भी याद नहीं है। यानी कि उन्हें आज भी उन घटनाओं के बारे में एक भी पल याद नहीं है। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे बाकी के घर वाले वो आज भी उन दिनों को नहीं भूले, जिन दिनों में चाचा जी बेकाबू हो जाते थे और फिर उन्हें संभालना वो किसी के भी बस का बात नहीं होता था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ध्रुव जी और उनके परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।